नमस्कार, लाख टके की बात के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। लाख टके की बात में सबसे पहले बात होगी समाजवादी पार्टी की मस्जिद मीटिंग की, जिसने यूपी की सियासत में एक बार फिर से हलचल मचा दी है। और उसके बाद आपको बताएंगे सर के मुद्दे पर संसद सत्र के दौरान मचे सियासी संग्राम में आज क्या हुआ, लोकसभा स्पीकर क्यों गुस्से से लाल हो गए। साथ ही आगे जानेंगे रामगढ़ ताल के नया सवेरा फेज 2 प्रोजेक्ट के उद्घाटन में सीएम योगी ने मच्छर और माफिया का जिक्र क्यों किया। और फिर बात करेंगे उत्तराखंड में कल पंचायत चुनाव में वोटिंग होनी है, यहां किसने कितनी माइक्रो प्लानिंग के 7 चुनावी बिसात बिछाई हुई है। देखते हैं खबरें विस्तार के साथ। यूपी की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है और इस बार विवाद की जड़ है दिल्ली में संसद भवन के पास एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी की एक मीटिंग। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव इस बैठक को आस्था से जोड़ रहे हैं तो बीजेपी ने उन्हें नमाजवादी तमगा दे डाला है। इतना ही नहीं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने 25 जुलाई के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में संसद भवन के पास स्थित एक मस्जिद में समाजवादी पार्टी पर एक बैठक के आरोपों ने उत्तर प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एसपी प्रमुख अखिलेश यादव, उनकी पत्नी और सांसद डिंपल यादव, रामपुर सांसद मुहिबुल्लाह नदवी समेत कई सपा नेता मस्जिद के अंदर बैठे नजर आ रहे हैं। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने इस मामले में और सख्त रुख अपनाया है और मस्जिद को सपा का अघोषित कार्यालय बताते हुए 25 जुलाई को जुमे की नमाज के बाद इसी मस्जिद में अपने कार्यकर्ताओं की बैठक बुला ली है। अगर वो कहते हैं सही है तो भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा भी उसी मस्जिद में जुमे के बाद 25 तारीख को अपनी बैठक बुलाएगी। मैंने फिर कह रहा हूँ कि हमारी बैठक, हम राष्ट्रवादी लोग हैं, हमारी बैठक राष्ट्रगीत वंदे मातरम से शुरू होगी और राष्ट्रगान पर समाप्त होगी। फिर छाती मत पीटना। सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी उस मस्जिद के इमाम भी हैं। एक इमाम के तौर पे अगर उन्होंने ये गुनाह किया तो उन पर किस तरीके की कार्रवाई मांग करते हैं? मैं अपने जो वरिष्ठ जन हैं हमारे पार्टी के, उनसे बात करूंगा और मैं पुलिस का एफआईआर करूंगा और इन सबको जेल भिजवाऊंगा। बीजेपी ने इस बैठक को धार्मिक स्थल का दुरुपयोग बताते हुए तीखा हमला बोला है। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी बीजेपी के आरोपों का जवाब दिया है। उन्होंने इस पूरे विवाद को बीजेपी की बांटने वाली सियासत का हिस्सा बताया। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी अपने को दिखाना चाहते हैं कि मौलाना अखिलेश यादव तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा करने वाली ये समाजवादी पार्टी है और उसी का यह चरित्र है कि मस्जिद के अंदर सांसदों के साथ बैठ करके और एक यह संदेश देना कि वह मुसलमानों के बहुत बड़े मसीहा हैं। तो मैं यह मानता हूं कि यह उनका एक तरह से गैर जिम्मेदाराना ये कृत्य है। किसी भी धर्म या कोई आस्था है वो आस्था जोड़ती है और जो आस्था जोड़ने का काम करती है हम उसके साथ हैं। बीजेपी को यही तकलीफ है कि कोई जुड़े नहीं, दूरियां बनी रहें। तो आस्था जोड़ने का काम करती है और इसलिए हम लोग हर आस्था पर आस्था रखते हैं। ये विवाद अब सिर्फ मस्जिद की मर्यादा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धर्म और सियासत की सीमाओं पर एक बड़ी बहस बन गया है। सवाल ये है कि क्या ये सियासी जंग और तूल पकड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जी हां, मस्जिद में मीटिंग पर सियासत ने तूल पकड़ लिया है। समाजवादी पार्टी की मस्जिद मीटिंग पर बीजेपी लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी के मुखिया धर्म स्थलों को लगातार दुरुपयोग करते रहते हैं। आप सब जानते हैं कि जो हमारा संविधान कहता है, हम अपने राजनीतिक कार्यों के लिए ऐसा किसी प्रकार का काम नहीं करेंगे जो संविधान का उल्लंघन करता हो। पूरे देश की जनता जानती है, वो नमाजवादियों के आचार विचार को अपनाने वाले हैं। ये सब मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए वो करते रहते हैं बीच बीच में, और सनातन को के प्रति प्रतिकूल टिप्पणी करते हैं और इस्लाम के प्रति अनुकूल बातें करते हैं।
ऐसा करके वो अपने मुस्लिम वोटों के तुष्टीकरण के लिए करते हैं। धर्म एक दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति हमेशा एक अल्पकालीन धर्म होता है। अखिलेश यादव ये दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों के सबसे बड़े हिमायती हैं और यही होड़ सभी राजनीतिक दलों में लगी हुई है मुसलमानों के वोट पाने के लिए। ये भी जो हंगामा हो रहा है उसी के कारण हो रहा है। वही मस्जिद में मीटिंग के आरोपों पर समाजवादी पार्टी उल्टा बीजेपी पर ही हमलावर हो गई है। बीजेपी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया जा रहा है। सब लोग एक सोशल उसके लिए गए थे वहाँ पे, और वहाँ पे कोई मीटिंग नहीं हुई थी, क्योंकि भ्रमित करने का हमेशा भारतीय जनता पार्टी की नीयत रही है। और जो मूल जो हमारे उद्देश्य है और जो हमारे मूल जो प्रॉब्लम है इस देश की, उससे ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें करी जा रही है। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फखरुद्दीन अली अहमद साहब की तो कब्र भी मस्जिद के कैंपस में है, APJ अब्दुल कलाम साहब और बहुत से लोग यहाँ आते रहे हैं। पिछले 20 साल से मैं यहाँ इमाम हूँ और अब रामपुर से MP हूँ। तो ये एक आस्था होती है हमारा मुल्क और ख़ास तौर पर माननीय अखिलेश यादव जी एक सकारात्मक पॉजिटिव अप्रोच हर धर्म में होती है और ये हमारी भारतीय तहजीब, भारतीय संस्कृति की एक मिसाल है कि हम एक दूसरे की आस्था पर जाते हैं। बाहर अगर मौसम खराब है, बाहर के हालात ठीक नहीं है, जब जाकर के अगर साए के अंदर बैठ गए और वहाँ के मस्जिद के इमाम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो अपने लोगों को लेकर के चले गए और जाकर के बैठ गए, तो उसमें मीटिंग कौन सी हो गई? महिलाओं का अपमान बंद करें। कितना ग्रेसफुल वो अपने आप को रखती हैं डिम्पल यादव, ये सीखने की ज़रूरत है। भारतीय संस्कृति के अनुसार पूरी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर आती है। इस प्रकार की ओछी और घिनौनी बातें कर करके ना तो अपने आप को अपमानित करें, ना अपनी विचारधारा के लोगों को अपमानित करने। और अब बात ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में मचे हंगामे और तकरार की। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस की तारीख फिक्स हो गई है। विपक्ष सरकार को घेरने के लिए हमलावर है, तो सरकार ने भी जवाब देने के लिए कमर कस ली है। संसद के मानसून सत्र में हंगामे की जमकर बरसात हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। तकरार इस कदर है कि सत्र के शुरुआती 3 दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर और बिहार में वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष हमलावर है, तो वहीं सरकार कह रही है कि वो हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन हंगामा है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अब बड़ी खबर सामने आ रही है। दोनों सदनों में जारी गतिरोध के बीच बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की तारीख और समय फिक्स हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत 28 जुलाई को लोकसभा से होगी। राज्यसभा में 29 जुलाई को ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। संसद के दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस के लिए 16-16 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। विपक्षी दलों ने कल से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू होने की मांग की थी, लेकिन प्रधानमंत्री के विदेश दौरे का हवाला देते हुए सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि ये सदन चर्चा के लिए है और ये इस बार का और महत्वपूर्ण है कि पूरे विश्व ने देखा कि भारत की सेना का जो शौर्य और पराक्रम है, तो उस आधार पे हम इसमें एक विजय उत्सव की तरह से, एक ऐसे उत्सव पर्व की तरह मनाएं कि आखिर दुनिया आज भारत की तरफ देख रही। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर एक बार फिर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। राहुल गांधी ने न सिर्फ विदेश नीति पर प्रहार किया, बल्कि सीज फायर को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों का जिक्र करते हुए भी सरकार पर तंज कसा। प्राइम मिनिस्टर एक स्टेटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। ट्रंप ने कितनी बार बोला है? 25 बार बोला है। ट्रंप ने 25 बार बोला है कि मैंने सीज फायर करवाया। ट्रंप कौन होता है सीज फायर कराने का? उसका काम थोड़ी है। मगर प्रधानमंत्री ने एक बार जवाब नहीं दिया। बट पीएम का जवाब तो चल रहा है ना, ऑनगोइंग जवाब है। आप कह रहे हो कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है।
और फिर आप कह रहे हो विक्ट्री हो गई, या विक्ट्री हो गई या सिंदूर ऑनगोइंग है। और दूसरी साइड से ट्रंप कह रहा है कि भैया सिंदूर को मैंने बंद किया, 25 बार बोला है। तो कुछ ना कुछ तो दाल में काला है ना। आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार और हंगामे के बीच फिलहाल ऑपरेशन सिंदूर पर महाबहस का समय और तारीख तय हो चुकी है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ ही गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रह सकते हैं। विपक्ष के हमलों का जवाब देने के लिए सरकार ने भी खास तैयारी कर ली है। जानकारी के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान, रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ एक के बाद एक कई बैठकें की हैं। इन बैठकों का मकसद ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार का जवाब तैयार करना बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एसआईआर के मुद्दे पर दिल्ली से पटना तक सियासी संग्राम मचा हुआ है। सदन के अंदर से लेकर बाहर तक वोटर रीवेरिफिकेशन को लेकर विपक्ष का प्रदर्शन हो रहा है। संसद के दोनों सदन में विपक्ष ने एसआईआर मुद्दे पर हंगामा किया। संसद परिसर में राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत विपक्ष के सांसद प्रदर्शन करते दिखे। वहीं सरकार विपक्ष पर निशाना भी साध रही है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आपका जो आचरण है, जो व्यवहार है, वो सड़कों का आचरण व्यवहार आप संसद में कर रहे हैं। ये देश देख रहा है। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष एसआईआर के मुद्दे पर सदन में हंगामा करने लगा। हंगामे की वजह से लगातार संसद में कार्रवाई नहीं चल पा रही है। सरकार की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि हर मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की ओर से एसआईआर को लेकर दूसरे दिन भी दोनों सदनों के अंदर और सदन के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद परिसर में मकर द्वार के पास आज भी विपक्षी दलों के सांसद इकट्ठा हुए। कल और आज की तस्वीर में सिर्फ यही अंतर था कि आज कुछ सांसद काले कपड़ों में थे, कुछ ने काले रंग का अंगरखा पहन रखा था, कुछ ने काली पट्टी बांध रखी थी। कल की तरह आज भी अखिलेश और राहुल साथ साथ दिखे। दोनों नेताओं ने आज एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में वोट की चोरी और चुनाव की चोरी करने के आरोप लगाए। 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए। इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने कहा कि वीडियोग्राफी दिखा दीजिए, वीडियोग्राफी का कानून बदल दिया। 1 करोड़ नए वोटर्स आए थे महाराष्ट्र में और इलेक्शन चोरी किया। ठीक है, कर्नाटक में हमने रिसर्च की है थोड़ी। कर्नाटक में हमने भयंकर चोरी पकड़ी है। मैं ब्लैक एंड व्हाइट में आपको दिखाऊंगा, इलेक्शन कमीशन को दिखाऊंगा। ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट में कि कैसे चोरी की जाती है। चुनाव आयोग के वोटर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया यानी एसआईआर पर बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी तूफान आया हुआ है। संसद की कार्रवाई लगातार बाधित हो रही है और सरकार इसके लिए विपक्ष को निशाना बना रही है। इंडिया ब्लॉक हुल्लड़ ब्लॉक बन गया है। लोकतंत्र को शोर तंत्र में बदल रहे हैं, पाखंड कर रहे हैं। बाहर आते तो कहते चर्चा करो और अंदर चर्चा से भाग रहे हैं। Whatever they are doing, see, they are stopping. पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे, हमेशा ऐसे करते आ रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए, चलना चाहिए। और उनका जो भी प्रॉब्लम है डिस्कस तो करें। हमारे सरकार तो ऑलवेज दे आर रेडी टू डिस्कस मैटर। वहीं विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि सरकार चर्चा से भाग रही है। अच्छा, बिना प्रधान के किसको बयान दें, किसको अपनी बात सुनाएं? अभी तो कोई है ही नहीं, किसको सुनाएं हम अपनी बात। और जहाँ तक सवाल जो बिहार में हो रहा है वो कल को यूपी में होगा, बंगाल में भी होगा, क्योंकि बीजेपी जानती है कि जनता के बीच में महंगाई, बेरोजगारी के सवाल पर उनके पास जवाब नहीं है। जो भ्रष्टाचार है, आप कल्पना नहीं कर सकते भ्रष्टाचार कितना है, तो उसका जवाब क्या है उनके पास। इसीलिए उलझा के रखते हैं। घमासान जारी है। सरकार की कोशिश है कि संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, लेकिन
एसआईआर के मुद्दे पर विपक्ष ने पटना से दिल्ली तक मोर्चा खोल रखा है और सिर्फ एसआईआर को वापस लेने की मांग पर अड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज रामगढ़ ताल के नया सवेरा फेज 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया और 252 करोड़ रुपए से ज्यादा की 177 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। सीएम ने गोरखपुर की बदलती तस्वीर पर गर्व जताया और कहा कि अब ये शहर मच्छर और माफिया की नहीं बल्कि विकास और स्वच्छता की पहचान बन चुका है। रिपोर्ट देखिए। सीएम योगी ने गोरखपुर नगर निगम में आयोजित एक भव्य समारोह में नया सवेरा फेज 2 प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसके साथ ही 252.50 करोड़ की 177 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। गोरखपुर जो कभी अव्यवस्था और अपराध की कहानियों से जाना जाता था, आज विकास की नई इबारत लिख रहा है। याद करिए गोरखपुर सिटी के बारे में पहले क्या चर्चा होती थी, गोरखपुर के बारे में लोग क्या बोलते थे। मच्छर भी थे, माफिया भी थे, गंदगी भी थी, यहां पर अव्यवस्था और अराजकता भी थी। जाम में पूरा शहर फंसा रहता था, एक बरसात होती थी पूरा शहर जलमग्न हो जाता था। आज गोरखपुर सिटी में इन सब से एक एक करके निजात पाने की शुरुआत जो प्रारंभ हुई। सीएम ने इस मौके पर सफाई मित्रों और नगर निगम के कर्मचारियों का सम्मान भी किया। उन्होंने कहा कि गोरखपुर अब न केवल स्वच्छता बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां छू रहा है। ये गोरखपुर ने करके दिखा दिया है कि 74 से 3 वर्ष में हम चौथे नंबर पर आ गए हैं और अगली प्रतिस्पर्धा हमारी टॉप 3 की होने वाली है। और उसके लिए अभी से हम सब की क्या जिम्मेदारी होनी है, इसके बारे में जो भूमिका होनी है, उन्हीं सबके लिए महानगर वासियों से अपील करने के लिए मैं गोरखपुर विशेष रूप से आया हूं। नया सवेरा फेज 2 प्रोजेक्ट रामगढ़ ताल को पर्यटन का नया केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। 35 करोड़ रुपए की लागत से तैयार इस प्रोजेक्ट में 5 खूबसूरत व्यू पॉइंट्स बनाए गए हैं, जहां से पर्यटक रामगढ़ ताल के मनोरम नजारे अलग अलग एंगल से देख सकते हैं। गोरखपुर की यह नई तस्वीर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा को और मजबूत करती है। रामगढ़ ताल अब सिर्फ एक झील नहीं बल्कि एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो गोरखपुर की एक नई पहचान बन रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। धर्मनगरी अयोध्या में 26 जुलाई को आयोजित होने वाले पहले पीडीए महासम्मेलन से समाजवादी पार्टी किस एजेंडे को साधना चाहती है। सांसद अवधेश प्रसाद को एक बार फिर से प्रोजेक्ट करने के पीछे वजह क्या है, क्या तैयारी है? पीडीए के पहले महासम्मेलन में ब्राह्मण चेहरे को लॉन्च कर समाजवादी पार्टी कौन सी सियासी चाल चलना चाहती है, रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। समाजवादी पार्टी 26 जुलाई से पीडीए महासम्मेलन के जरिए न सिर्फ उत्तर प्रदेश के वोटर्स को अपने फेवर में करने की रणनीति बना रही है, बल्कि 2027 और त्रिस्तरीय चुनाव की अलख भी जगाने जा रही है। इस महासम्मेलन में सबसे अहम बात यह है कि ब्राह्मण चेहरा तेज प्रताप पांडे को भी मंच पर सबसे मुख्य स्थान पर जगह दी जा रही है। समाजवादी पार्टी एक तरफ जहां ब्राह्मण चेहरे को प्रोजेक्ट करेगी, वहीं दूसरी तरफ दलित चेहरे अवधेश प्रसाद भी इस महासम्मेलन में नजर आएंगे। सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी अब 2027 के चुनाव में सबको साथ लेकर चलने के रास्ते पर है? अयोध्या जी क्योंकि एक ऐसा मॉडल है कि जिसने बीजेपी आरएसएस की जमीन को खसकाने का काम किया। हमारे लिए, समाजवादियों के लिए ब्राह्मण चेहरा, मुस्लिम चेहरा, पिछड़ा चेहरा हमारे जातियों के चेहरे नहीं होते हैं।
हमारे लिए समाजवादी चेहरे होते हैं। 2027 के लिए समाजवादी पार्टी बहुत सोच समझकर फैसला कर रही है। जानकारों का मानना है कि समाजवादी पार्टी इस रणनीति के तहत उन ब्राह्मणों को भी अपने साथ करना चाहती है जिनको बीजेपी सरकार में कई बार नाउम्मीदी लगी है। समाजवादी पार्टी के लिए भी यही लागू होता है। पहले पीडीए का उनका मतलब था पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, लेकिन अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, खुद अखिलेश यादव भी वाकिफ हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर सत्ता में आना है तो ना सिर्फ बहुमत बल्कि सारे लोगों का समर्थन हासिल करना होगा। और इसी कड़ी में उन्होंने ये पीडीए में ए का जो डेफिनेशन है उसमें वो बदलाव करते रहे, इसमें आदिवासी भी जोड़ते रहे, अगड़े भी जोड़ते रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लिए अयोध्या एक बड़ी प्रयोगशाला रहा है, जहां पर 2024 के चुनाव में वो सफल रही है। हालांकि विधानसभा चुनाव में अपेक्षाकृत समाजवादी पार्टी को परिणाम अच्छा नहीं मिला है, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस महासम्मेलन के जरिए वो ब्राह्मण में भी अपनी पैठ बना सके। मामला चाहे इटावा का हो या फिर दूसरी घटनाओं का, समाजवादी पार्टी इस बात को जानती है कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के साथ अगर अगड़ों को नहीं लिया जाएगा तो 2027 की जंग मुश्किल से नजर आएगी। और शायद यही वजह है कि समाजवादी पार्टी के नया नारा पीडीए मतलब पीड़ित है, यानी सभी पीड़ित पीडीए के सदस्य हैं। हालांकि इस सियासी नारे का जवाब 2027 में मिलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी की अपनी कोशिश है कि समाज के तमाम तबके के लोग उनके साथ जुड़े। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। और रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।